10वीं कक्षा के छात्रों को हमने पिछली कक्षा में अर्थात कल की कक्षा में जो पूर्व परीक्षा की थी, इम्तिहान लिया था, उसमें जो बच्चे परीक्षा दिए हैं उनका मूल्यांकन कार्य अभी किया जा रहा है। उससे पहले वह मूल्यांकन कार्य करने से पहले वह प्रश्न पत्रिका का विश्लेषण आज हम इस कक्षा में करेंगे। अर्थात कल की जो पूर्व परीक्षा हमने दी है आप लोगों ने, उसका उत्तर सहित आज मैं आपको समझाऊंगा। पहला प्रश्न था पद्य पूर्ण कीजिए। पद्य इस प्रकार है, देखिए आप सब इसको लिख लेना है, सब इस पद्य को लिख लेना है। देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न, हम चले नेक रास्ते पे हमसे। लिख लिया सभी ने? तो चौथा वाक्य है भूल कर भी कोई भूल होना। हाँ, देखिए मैंने आपको यहां से अर्थात यहां से मैंने आपको खाली जगह दिया था। इतनी शक्ति, यहां से मैंने आपको लिखा था प्रश्न में, इतनी शक्ति से यह पूर्ण मैंने आपको खाली जगह रखा था, अर्थात डॉट डॉट रखा था। यहां से यहां पूर्ण वाक्य भी खाली रखा हुआ था उस प्रश्न में, और भूल कर भी यहां तक खाली रखा हुआ था। इसको मैंने कोई भूल होना आपके पद्य में लिखा था, आप सबने लिख लिया था और उसको पूर्ण किया था, अर्थात मैं समझता हूं। और जब आपका वह परीक्षा का मूल्यांकन कार्य होगा तब आपको मैं कितने 15 वाक्य अथवा 15 प्रश्न के लिए आपने कितने अंक पाए, अंक यहाँ नहीं कहा जाएगा, सही उत्तर के लिए ए, गलत उत्तर के लिए बी, अर्थात आपने जितने ए लिए हैं कितने बी लिए हैं, इसके बारे में मूल्यांकन कार्य करने के बाद में आपको पता चलेगा। मैं आपको सबको अपने अपने पेपर आपके हाथ में देकर उसका हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ विश्लेषण और दो प्रश्न था। दो प्रश्न क्या था अभी? अनुवाद प्रश्न था, दो। चलिए बैठिए। दो प्रश्न था अनुवाद अर्थात हिंदी का वाक्य कन्नड़ में लिखा जाता है, और हम कन्नड़ का वाक्य दिया तो उसको हिंदी में लिखा जाता है। अर्थात कन्नड़ का वाक्य हो तो हिंदी में लिखना, अगर मैंने हिंदी में लिखा और उसको कन्नड़ में अनुवाद करने के लिए कहा तो आप उसका अनुवाद कन्नड़ में करना। अर्थात मैंने कल आपको पूर्व परीक्षा में दिया था कन्नड़ वाक्य देकर उसको मैंने आपको हिंदी वाक्य लिखने के लिए कहा था। अच्छा है, तो पहला वाक्य कौन सा था शशि? पहला कन्नड़ वाक्य दहली, बैठिए। दहली भारतದ, सबकी निगाह इधर शामपट कार्य पर रहना चाहिए। दहली भारतದ राजधानी, बस इतना था, बस वाक्य इतना ही था। हाँ, तो चलिए इसका हिंदी वाक्य क्या होगा, कोई बताएगा आप में से? कोई बता सकता है इसका हिंदी वाक्य? कौन बताएगा जो आपने कल लिखा है इसका उत्तर? कौन बताएगा? यहाँ कन्नड़ वाक्य का अनुवाद हिंदी में कौन बताएगा? बताइए। भारत का राजधानी दिल्ली है। वाक्य का अनुवाद बिल्कुल सही है, परंतु इसमें छोटी व्याकरण की गलती है। छोटी
और एक बार इसको देने भारत की राजधानी। अरे मैंने वही कहा आपसे, छोटी गलती इस वाक्य में है और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए बैठिए, मैं बताता हूँ। दिल्ली भारत का राजधानी है, यह वाक्य आपके कक्षा का छात्र शशि ने कहा, परंतु छोटी गलती यह है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ का नहीं आएगा, की आएगा। चलिए लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ हुआ, दिल्ली भारत राजधानी। यह मैंने आपको कन्नड़ वाक्य दिया था, इसका अनुवाद हिंदी में करने के लिए कहा था, आप लोगों ने इसका अनुवाद हिंदी में किया है। इसका उत्तर यहाँ हो गया हिंदी का वाक्य। चलिए लिख लीजिए, दिल्ली भारत की राजधानी, सबने लिख लेना है, सबने इसको ठीक तरह से लिख लेना है। और तीसरा प्रश्न हुआ, अनुवाद कौन बताएगा? तीसरा प्रश्न। सही है, बैठिए। तीसरा प्रश्न हुआ हमारा, नानु मारुकट्टेगे ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। हाँ चलिए, यही था ना, यही प्रश्न था आपको। तीसरा प्रश्न कल के पूर्व परीक्षा में, इसका अनुवाद हमने हिंदी में करना है। आप में से कोई इसका उत्तर बता पाएगा हिंदी में, वरना मैं ही बताऊंगा। कोई बताएगा? चलिए लिख लीजिए। हाँ, ये लड़के छात्र आएंगे उसमें। हाँ, मैं मार्केट को जाता हूँ। थोड़ा बहुत गलती व्याकरण के रूप से थोड़ी बहुत गलती है, अर्थात दूसरी रूप से आपका 70% सही उत्तर है। 70% सही उत्तर है। अब 30% इसमें कमियां हैं, वह व्याकरण की कमियां हैं। चलिए बैठिए। और कोई दूसरा कोई बताएगा? मैं बाजार जाऊंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर कन्नड़ का वाक्य देखिए, बैठिए। कन्नड़ का वाक्य, नानु मारुकಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, मैं बाजार जाऊंगा। चलिए लिख लीजिए, मैं बाजार जाऊंगा। सभी ने इसको लिख लेना है। और चौथा प्रश्न, अनुवाद प्रश्न। बार बार आपको कोई, आप ही को मौका नहीं दिया जाएगा और कोई दूसरे छात्र। चौथा प्रश्न, नाले मैसूರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। चलिए बैठिए, वेरी गुड। ನಾನು ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ। होगुत्तेने। चलिए इसका हिंदी अनुवाद आप में से कोई बताएगा? और कोई बताएगा इसमें? चलिए बताइए। मैं सुबह मैसूर जाऊंगा। थोड़ी बहुत गलतियां हैं, थोड़ा बहुत। बताइए कौन? मैं सुबह मैसूर जाऊंगा। मैं सुबह मैसूर जाऊंगा। ये तो 90% सही है। और थोड़ी इसमें त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। उसको सुधार करेंगे आप उत्तर इसका। उसके पश्चात आपका उत्तर सही है।
चलिए बैठिए। और कोई बताएगा? और कोई? हाँ कल मैसूर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही, मैं कल मैसूर जाऊंगा। कल यानी नाले अथवा निन्ने। हाँ बैठिए। सुबह अर्थात एक ही उसका उत्तर सूचित होता है, बेळಗ್ಗೆ। सुबह का अर्थ क्या होता है? बेळಗ್ಗೆ। यहाँ पर हमने लिखा है ನಾನು ನಾಳೆ मैसूरिगे ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, मैं कल मैसूर जाऊंगा। चलिए लिख लीजिए, मैं कल मैसूर जाऊंगा। सभी ने लिख लेना है। मैंने आपको इस पाठ के बाद में, इस विश्लेषण के बाद में सबकी जांच करूंगा, सबको देखूंगा कि आपने इसको लिख लिया या नहीं। चलिए पांचवा प्रश्न आप में से कौन बताएगा? पांचवा प्रश्न। हाँ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು। हाँ बिल्कुल सही बेटे। ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು। ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು गौरविसबेको। यही प्रश्न था ना कन्नड़ का वाक्य। गौरविसबेको इसका हिंदी अनुवाद, हाँ बार बार यही छात्र इसका उत्तर जानता है। और कोई दूजा? हाँ चलिए बताइए। माता पिता का हमारा गौरव है। हाँ दे, मैंने अभी जो बताया है सही है, आपका वाक्य सही है। इसमें कुछ व्याकरणबद्ध की दृष्टि से त्रुटियां, गलतियां हैं। चलिए बताइए। माता पिता का गौरव देना है। हाँ ये भी 90% सही है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं। माता पिता का हम गौरव देना है। अरे मैं अभी आपको बताया कि कारक चिन्ह जो लगाना है वहां पर आपको गलतियां हो रही हैं। मैं आपको इसको ठीक तरह से आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। चलिए बैठिए। इसका सही अनुवाद यह होगा कि माता पिता को गौरव करना है। माता पिता को, चलिए लिख लीजिए, माता पिता को गौरव करना है। माता पिता को गौरव करना है। लिख लिया सबने? इसको ठीक तरीके से लिखना है, क्योंकि आप इसको मिटाया जाएगा तब आपको लिखने के लिए यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम। और छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या हो गया? हाँ बताइए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? हाँ यहाँ एक प्रश्न है। चलिए बैठिए। यहाँ एक प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? आप में से कोई बताएगा? छठा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? यही प्रश्न था ना? हाँ या ना? यही प्रश्न था कल की परीक्षा में था, यही प्रश्न था ना? हाँ सिर्फ आ नहीं चलेगा, हाँ या ना में बताना है। जी सर कल यही प्रश्न था, इस तरह बताना है। हाँ कल यही प्रश्न था, इस तरह बताना है आपको। इस तरह संकेत के रूप से नहीं बताना है। मालूम हो गया? चलिए इसको उत्तर देखेंगे हम। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ स्वामी विवेकानंद का जन्म? इसका उत्तर कौन बताएंगे? चलिए बताइए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में एक कायस्थ घराने में हुआ। सही उत्तर। बैठिए, हम इसका सीधा सीधा उत्तर लिखेंगे। सीधा सीधा उत्तर
यानी आप कन्नड़ में कहते हैं ना दया पुत्र बोलती सर, इस प्रकार आपको मालूम होगा। सीधा सा उत्तर में इसको लिखेंगे कोलकाता। क्या होगा इसका उत्तर? कोलकाता। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में एक कायस्थ घराने में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। यह आपने पिछली 9वीं कक्षा में पढ़ा है। चलिए हम इसको उठाते हैं और 7वां प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न की ओर हम इसको सबने लिख लिया, सबने इसको लिख लिया है। ये तीसरा चौथा इसको लिख लिया। और 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के माता पिता कौन? स्वामी विवेकानंद के माता पिता कौन थे? सही है? हाँ सही बैठिए। स्वामी विवेकानंद, सबने इसको लिख लिए कि माता पिता कौन थे? स्वामी विवेकानंद के माता पिता कौन थे? और कोई दूसरा? और कोई दूसरा? चलिए शिष्य बताइए। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। हाँ बिल्कुल सही उत्तर। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। चलिए बैठिए, इसका उत्तर लिख लीजिए। सीधा सीधा उत्तर लिख रहा हूं। पिता हाँ विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त, माता हाँ भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी देवी, इसका उत्तर। और 8वां प्रश्न कौन बताएगा? 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न सही तुम बताओ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या? हाँ स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? सही है? चलिए बैठिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? यही था ना प्रश्न। कौन बताएगा इसका उत्तर? चलिए मंगला बताइए। नरेंद्र देव। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव। सही उत्तर। बैठिए। नरेंद्र, सीधा सा उत्तर लिख रहा हूं। नरेंद्र या नरेंद्र देव भी आप कह सकते हैं। 9वां प्रश्न, शिष्य बताइए। नरेंद्र बड़े होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? हुए। चलिए बैठिए। नरेंद्र बड़े होकर, नरेंद्र बड़े होकर किस नाम से, किस नाम से प्रसिद्ध हुए? यही था ना, यही प्रश्न था ना। नरेंद्र बड़े होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? चलिए इसका उत्तर कौन जानता है? चलिए मंगला बताइए। नरेंद्र बड़े होकर स्वामी विवेकानंद का नाम से प्रसिद्ध हुआ था।
गुड, बिल्कुल सही उत्तर। उनका बचपन का नाम तो नरेंद्र था, वहां बड़े होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और एक उत्तम समाज सुधारक के नाम से, समाज सुधारक के नाम से भी वह प्रसिद्ध। बैठिए, स्वामी विवेकानंद, मैं सीधा सा उत्तर लिख रहा हूं, स्वामी विवेकानंद। और 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न शांता, आपके पास कोई? हाँ, दीर्घ संधि का उदाहरण। हाँ, इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण मैंने आपको कल यहाँ प्रश्न विकल्प प्रश्न दिया था। एक बैठे, एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए थे। जैसे आपको इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस, है ना। मल्टीपल चॉइस आपको इसको अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं, इसका हिंदी में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम कहते हैं कन्नड़ में, इसको हम हिंदी में कहेंगे विकल्पीय प्रश्न। जैसे मैं आपको दिया था 10वां प्रश्न विकल्पीय प्रश्न, उसका 10वां प्रश्न यहां है कि दीर्घ संधि का उदाहरण, जिसमें था पहला विद्यालय, दूसरा था मैदान, तीसरा क्या था विकल्प? भगवान, चौथा था, और तीसरा शायद गजेंद्र था, गजेंद्र ऐसा होगा, है ना। पहला था विद्यालय, दूसरा क्या था? गजेंद्र था, और तीसरा था मैदान, चौथा था भवन। इसमें सही उत्तर है, कोई बताएगा? हाँ बताइए। भवन गलत उत्तर। हमने आपको प्रश्न पूछा है दीर्घ संधि का उदाहरण, कौन बताएगा? चलिए मैं बताता हूं, विद्यालय। बैठिए, विद्यालय इसका सही उत्तर है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अ से अ जुड़कर यहाँ दीर्घ बनता है, इसलिए हम इसको दीर्घ संधि कहते हैं। मालूम हो गया? पहला विकल्प ही लिखना है, विद्यालय सही उत्तर है। 10वां प्रश्न का उत्तर क्या है? विद्यालय। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? सबने बोलिए विद्यालय। 10वां प्रश्न का उत्तर क्या है? विद्यालय। विद्यालय सही उत्तर है। और 11वां प्रश्न कौन बताएगा? कल के इसमें 11वां प्रश्न कौन सा था? आप में से कौन बताएगा? चलिए देखिए, 11वां प्रश्न, सीताराम में समास है। वही था ना, सीताराम में समास है। इसमें कौन सा समास है? चलिए बैठिए, सीताराम में समास है, अर्थात इस वाक्य में कौन सा समास छिपा है? आप में से कौन बताएगा? मैं सीधा सा उत्तर लिखता हूं इसका, 11वां प्रश्न का। सीताराम में समास छुपा कौन सा है? द्वंद्व समास छुपा है। जैसे ही आप दो जोड़ी शब्दों को देखेंगे, उसको हम माता पिता, भाई बहन, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कल शाम, आज कल, यह सब शब्द हो गए द्वंद्व समास के उदाहरण। इसीलिए यहाँ पर सीताराम का शब्द दिया हुआ है, यह भी एक द्वंद्व समास का उदाहरण। मालूम हो गया आपको? हाँ, इसका 11वें प्रश्न का उत्तर है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। चलिए इसको लिख लीजिए, 11वां प्रश्न का उत्तर है द्वंद्व समास। सबने इसको लिख लिया था ना? और 12वां प्रश्न कौन सा था?
12वां प्रश्न बताइए शशि। डाकू के हाथ में क्या था? हाँ। वाक्य का सही चिन्ह। हाँ चलिए बैठिए। डाकू के हाथ में क्या था? इस वाक्य में उपयुक्त चिन्ह कौन सा होना है? कौन सा चिन्ह लगाए तो यह वाक्य सही होगा? आप में से कौन बताएगा? हाँ चलिए बताइए। प्रश्नार्थक चिन्ह। हाँ बिल्कुल सही उत्तर। बैठिए। देखिए क्या, कौन, कब, कहाँ, किसे, यह जो शब्द है प्रश्नार्थक चिन्ह के शब्द हैं। जब भी वाक्य में कब, कहाँ, किसे, कौन यह शब्द आएगा तो उसको हम लगाएंगे प्रश्नार्थक चिन्ह। बिल्कुल सही उत्तर बताया। और आप 12वां प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। प्रश्नार्थक चिन्ह मैंने आपको दिया था, चौथा विकल्प था इसमें, है ना? चौथा विकल्प था प्रश्नवाचक, है ना? हाँ प्रश्नवाचक बिल्कुल सही। और 13वां प्रश्न, इसको आप सब लिख लीजिए। 13वां प्रश्न कौन बताएगा आप में से? क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बताइए। मेरा घर विद्यानगर डैश है। हाँ चलिए बैठिए। बिल्कुल सही प्रश्न बताया इस छात्र ने। मेरा घर विद्यानगर डैश है। समझ में आ गया आपको? मेरा घर विद्यानगर डैश है। इस डैश में, इस अपूर्णी स्थल में जो खाली जगह है, यहां पर कौन सा कारक चिन्ह लगाए तो यह वाक्य सही होगा? मैंने आपको 4 विकल्प दिए थे। ने, में, से, को दिया था ना? ने, में, से, को दिया था। इसमें से एकमात्र सही कारक चिन्ह है जो इस वाक्य को सही कर पाएगा। चलिए शांता बताइए। ऐसा नहीं, विभक्ति प्रत्यय अथवा इसको कारक चिन्ह ने, में, को, से। गलत उत्तर। हाँ बताइए। में बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बैठिए, कोई बात नहीं। मेरा घर विद्यानगर में है। यहाँ पर अन्य 3 विकल्प को आप जोड़कर देखिए, वह वाक्य गलत हो जाएगा। मेरा नगर विद्यानगर ने है, गलत। मेरा घर विद्यानगर से है, गलत। मेरा घर विद्यानगर को है, गलत। मेरा घर विद्यानगर में है, यह विभक्ति, यह कारक चिन्ह बिल्कुल सही उत्तर है। अर्थात हमको पता चल गया 13वां प्रश्न का उत्तर था में। क्या है? जोर से। में कारक चिन्ह इसका सही उत्तर। और 14वां प्रश्न, चलिए बताइए शशि। छुट्टी पत्र लिखिए। छुट्टी पत्र लिखिए। मैं आपको थोड़ा, चलिए बैठिए। हाँ बैठिए। मैं उसका थोड़ा आपको इस शामपट कार्य करके दिखाऊंगा। शामपट पर लिख दिखाऊंगा। आप इसका ध्यान पूर्वक इधर देखिए, ध्यान से। यदि आपको इस पत्र को अभी से याद कर लेंगे तो आपको वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम में बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। अर्थात आपका जब वार्षिक परीक्षा आएगी तो मुख्यतः अधिक से अधिक प्रति वर्ष आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा। उसमें आपको यही छुट्टी पत्र दिया जाएगा। छुट्टी पत्र का महत्व आपको बहुत है। आप उसको लिखकर, पढ़कर, देखकर याद कर लेंगे तो वार्षिक परीक्षा के लिए आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। इसीलिए मैंने यह प्रश्न आपको पूर्व परीक्षा में रखा हुआ। मैं आपको कुछ इसके जो लिखने के स्टेप्स होते हैं, जो हंत हम कहते हैं कलर में, उसको बस वही बताऊंगा। उसका फ्लेवर मैं आपको
बाद में फिर एक क्लास में बताऊंगा। देखिए पहले पत्र में जो आता है प्रेषक, क्या आएगा? प्रेषक। इसको इसी तरह लिख लीजिए, मैं जो अभी लिख रहा हूं उसी तरह लिख लीजिए, प्रेषक। प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाले, जो पत्र लिख रहे हैं वह क्या होंगे? प्रेषक। जैसे हम कन्नड़ में कहते हैं इंद, कन्नड़ में हम जो लिखते हैं पत्र लिखने से पहले इंद गे। हाँ, यहाँ पर प्रेषक हो गए आप। यहाँ पर आपका नाम लिखिए, आपकी कक्षा लिखिए, आपके स्कूल का नाम लिखिए, बस वह उसको खत्म कीजिए। यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 अंक, क्या रखिए? 1 अंक मिल गया। बाद में आपको लिखना है सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। इसको इसके अंत लिख लीजिए, क्या लिखना है? सेवा में लिखना है। सेवा में अर्थात के जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? सेवा में। देखिए सेवा में लिखे, किसको लिखेंगे आप? छुट्टी पत्र या कक्षा अध्यापक को लिखेंगे या तो प्रधान अध्यापक को लिखेंगे। कक्षा अध्यापक कहेंगे तो क्लास टीचर होंगे, प्रधान अध्यापक कहेंगे तो हेडमास्टर होंगे अर्थात मुख्य शिक्षक होंगे। आपको जिस प्रकार से पत्र लिखने के लिए वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा उसी प्रकार से आपको पत्र लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण हमारी पाठशाला का ही देता हूँ, प्रौढ़शाला का ही देता हूँ, सेवा में। किस प्रकार? प्रधान अध्यापक जी, SGPD प्रौढ़शाला चिड़ेनो, बस इसी को 1 अंक, इसी को 1 अंक आपको मिल जाएगा। और इसके बाद एक फंड आएगा विषय। क्या आएगा? विषय। विषय में आपको लिखना है छुट्टी की प्रार्थना। देखिए आपसे क्या मांग रहे हैं? प्रधानाध्यापक जी से छुट्टी मांग रहे हैं, इसलिए आपको छुट्टी की प्रार्थना लिखना है। बस इसी को आप एक आधा अंक पाएंगे। कितने? आधा अंक आपको मिलेगा। विषय लिखना है, छुट्टी की प्रार्थना लिखना है, बस। और उसके नीचे लिखना है उपर्युक्त। देखिए इस शब्द को आप याद रख लीजिए, उपर्युक्त। उपर्युक्त अर्थात ई मेलिन, जो हमने कहते हैं कन्नड़ में ई मेलिन विषय के संबंध पಟ್ಟंत भेदमला, उसी प्रकार उपर्युक्त। उपर्युक्त विषय के संबंध में मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी बहन की या मेरे भाई की शादी में भाग लेने के लिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आप कृपा करके मुझे यहाँ 2 दिन छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद सहित यहाँ अंत आ जाएगा आपको। इसे इस क्लेवर को आपको 1 अंक मिला जाएगा और धन्यवाद सहित को आधा अंक मिला। वहां पर कितने अंक हो गए आपके? यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर आधा 2.5 और यहाँ पर आधा 3, यहाँ पर 1, 4 हो गए। और जिस प्रकार इस तरह अभिभावक के हस्ताक्षर लिखेंगे इस प्रकार इस और आप क्या लिखेंगे? हस्ताक्षर और स्थल और दिनांक तारीख लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। कितने? 5 अंक मिल जाएंगे। और अंत में 15वां प्रश्न कौन सा है? अंत में आखिरी प्रश्न, ये आपको मालूम हो गया पत्र का, छुट्टी पत्र का जो ढांचा होता है, इसको हम ढांचा कहते हैं हिंदी में। ढांचा अर्थात जो हम अंत के हिसाब से लिखना है। 15वां प्रश्न, क और ज के अक्षर से 5-5 शब्द लिखिए। बिल्कुल सही। देखिए क अक्षर और ज अक्षर के 5-5 शब्द लिखिए। मैंने कहा था आपको प्रश्न में क कमल, क कमल, क कनक और क से कर्म, क से कलम। बिल्कुल सही। इस प्रकार आपको लिखना है। ज से जल, जंगल, जुलूस, जन्म,
जन्म, वेरी गुड। जीवन, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने बताया, आप सब छात्रों ने बताया। इसी तरह हम पाठ को आज की कक्षा को समाप्त करेंगे, फिर कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।